हेलो स्टूडेंट्स, आज सब कुछ क्लियर है? क्या आपको कहीं ब्लर तो दिखाई नहीं दे रहा? वीडियो तुम सही चल रही है? कोई समस्या तो नहीं है? पहले सभी लोग लाइव आओ। पहले आप सभी लोग शेयर कीजिए। पहले सभी दोस्तों को, अपने सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा कि क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी करिए अभी आप। इसके बाद शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हमने कल शुरू किया था आप लोगों के लिए, जो शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, आज हमने उसको सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया है। अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी? क्लास एकदम सही चल रही है? बफरिंग तो नहीं है? आप लोगों को शेयर कीजिए। पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हर बच्चे जुड़ सके। उसके बाद शुरू कर रहे हैं। देखो कितनी संख्या जुड़े हुए बच्चे। अभी और शेयर कीजिएगा बच्चों को। तो हमने भरसक मेहनत किया, आप लोगों के लिए भरसक प्रयास किया, तब हम आज यहाँ पर लाइव आ चुके हैं। तब यहाँ हमने मेहनत की, तब यहाँ पर आप आ चुके हैं। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा और पढ़िएगा भी, दोनों काम कीजिएगा। तो जैसे कि बच्चों हमने कल बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आज भी हम सही चल रहा है? बिल्कुल कोई बफरिंग तो नहीं है? देखो हाँ, उसमें देखो लाइनिंग तो नहीं आ रही है, सब सही है। चलो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि जो आपकी फिजिक्स फर्स्ट का जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अर्थात स्थिर वैद्युत की। तो हमने कल बात की थी, थोड़ा आज रिवाइज कर लिया जाए स्थिर वैद्युत की। तो चूंकि हमने बात की थी है जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मीन्स था चार्ज और स्टेटस का मीन्स था एट रेस्ट। और चार्ज होता क्या है? चार्ज होता है आवेश। चार्ज क्या होता है? आवेश। बहुत क्लियर है? चार्ज क्या होता है? आवेश। और एट रेस्ट का मतलब होता है विराम की अवस्था। विराम की अवस्था। तो इलेक्ट्रो चार्ज एट रेस्ट क्या है? विराम की अवस्था। तो यहां से परिभाषा बना सकते हो। परिभाषा इस बार हमने सेटअप पूरा तैयार अच्छे से किया है। जो परिभाषा बोल रहे हैं वो आपके स्क्रीन आ चुकी हो। देखो यहां से आ गई स्क्रीन, क्या आ गई? देखो, जब आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन, हमने एक परिभाषा बदल दिया, बदलाव कर दिया परिभाषा में। जो आपने परिभाषा पढ़ी थी तो बदलाव कर दिया हमने, एक अच्छी से परिभाषा समझाई कि जब आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन उसकी स्थिर अवस्था से किया जाता है, जब आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन उसकी स्थिर अवस्था से किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। क्लियर है? लिख लीजिए, नोट कर लो। आपको आप इस समय एक समझो कि लाम आपके सामने फ्रंट में है तो आप बड़ी मेहनत से पढ़ो। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आप जितनी संख्या बच्चों को जोड़ोगे, मैं उतना ही अच्छा प्रयास करूंगा। आज हमारी क्लास 20 मिनट की है तो कल मेरी क्लास आधा घंटा की होगी, पर 1 घंटे क्लास भी लेंगे हम, 1 घंटे क्लास भी लेंगे हम। बस आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बच्चों को जोड़िएगा, सब अच्छे पढ़े। इतना ही मेरे अंदर की बात है। तो जब आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन उसकी स्थिर अवस्था में किया जाता है तो वह कहलाती क्या? स्थिर वैद्युत कहलाता है। और जब आवेश गति अवस्था में हो जाता है तो कहलाती क्या है? वैद्युत धारा कहलाती है। बताओ, प्रवास नोट कर लिया आप लोगों ने? स्क्रीन आ चुकी है, नोट कर लेना। क्योंकि जब बात हमने आवेश की थी तो वैज्ञानिक हमने बताए थे कि लगभग वैज्ञानिक एक थेल्स थे। थेल्स ने पाया कि जब उन्होंने अंबर को, किसको? अंबर को किसी ऊनी वस्त्र पर रगड़ा, तो अंबर को ऊनी वस्त्र पर रगड़ने के उपरांत उन्हें देखने को मिला कि इस अंबर व ऊनी वस्त्र पर एक विशेष प्रकार का गुण आ गया। यह जो गुण क्या था? यह गुण था कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, धूल के कणों व मिट्टी के कणों, बट मिट्टी धूल बात की है, धूल के कणों यानी आदि कणों को, यानी आदि छोटे छोटे कणों को अपनी को क्या रहेगा? आकर्षित करने का गुण था। अंबर व ऊनी वस्त्र को घर्षण के बाद इन्हें पता चला कि अंबर के पास एक विशेष प्रकार का गुण आ गया, जिससे वह पदार्थ
कागज के टुकड़ों, धूल के कणों को, विभिन्न कणों को, विभिन्न छोटे कणों को अपने कर रहा, अपने आकर्षित कर रहा। अर्थात इस समय यह जो अंबर है, यह अंबर कैसा हो गया, यह अंबर हो गया विद्युतमय, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विद्युतमय हो गया। यह अंबर क्या हो गया, विद्युतमय हो गया। बहुत क्लियर है। तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने उपरांत उनके पास एक इस विशेष प्रकार गुण आता है। इस गुण के कारण ही वह पदार्थ टुकड़ों को, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या धूल के कणों को अपने करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस गुण को आवेश कहते हैं। इस बात को मैं समझा था। वहां एक बात हमने की थी, एक आवेश की जो और परिभाषा थोड़ी हमने समझाई थी, जो इस वर्तमान कंडीशन को फॉलो किया गया। एक वैज्ञानिक थे ऑस्टेन ने इस बात को समझा था कि जब आवेश गति अवस्था में होता है तो उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र। जब आवेश किस अवस्था में हो, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है उत्पन्न करता है, जब आवेश स्थिर अवस्था में हो तो उत्पन्न क्या करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र। वहां देखो सही आ रहा। और जब आवेश किस अवस्था में हो, गति अवस्था में हो तो उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। तो इसी को आधार मानकर एक परिभाषा बनी कि आवेश, देखो आपकी और आ चुका है, देखो वहां पे देखो स्क्रीन आ चुकी होगी, सब सेटअप तैयार है एकदम। बस आप मेहनत से पढ़िए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इतना है बस, सब कुछ क्लियर है। एक समस्या है, थोड़ी बोर्ड की समस्या है, इसको भी दूर करेंगे बहुत जल्दी। हम व्हाइट बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड लेके आएंगे बस, ठीक है। तो आवेश किस वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना तथा इनके प्रभावों को अनुभव किया जा सके, आवेश कहलाता है। खत्म। एक और परिभाषा ने समझा दी थी आपको, जस्ट 5 मिनट में रिवाइज हो जाए पूरा। एक परिभाषा क्या थी, कि माना हमने एक कांच की छड़ है, ये रेशम कपड़ा है, जब इनको दोनों को रगड़ा आपने तो रगड़ने को उपरांत होता क्या है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना ही आवेश कहलाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना ही कहलाता क्या, आवेश कहलाता है। यह कंडीशन है, कोई दिक्कत। तो यहां तक हमने आवेश की बात को खत्म किया। पर एक और बात समझ आनी चाहिए, जैसे ये प्लास्टिक मार्कर है, वर्तमान ये अभी मार्कर क्या है, उदासीन है, और किसी वस्तु का उदासीन होना वह बताता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होना। तो यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो वस्तु कैसी है, उदासीन होती है। तो कैसी होती है, उदासीन होती है। यह कंडीशन है, क्लियर। आगे बहुत विस्तृत बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब बहुत ही अच्छा चैप्टर आपका टॉपिक आता है। चलो अब हम बात करेंगे आवेश की संकल्पना। पहले आप शेयर कर दिया आप लोगों ने, बताओ अभी कोई डाउट बताओ, पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ, कहीं कोई डाउट हो। सही है सब, वीडियो सही चल रही एकदम, हैंड्स अप करो पहले, सही चलिए वीडियो। तो ऐसा है, अगर इसी कमेंट में लगे रहे तो पढ़ा नहीं पाएंगे आप लोगों को। यहाँ जहाँ डाउट तो आप वीडियो के जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप कमेंट से बता सकती है आप। अगर इसी में लगे तो इसी में कहीं हाय हेलो होता रहेगा, समझे। तो इसको समझ जाएंगे। तो आवेश की संकल्पना, अगर हम आवेश की संकल्पना की बात करें तो आवेश की संकल्पना दी गई इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो आवेश लिख लेना आप लोग, आवेश संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। किस आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब हम आगे बात करें इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ मूल कणों से मिलकर बना होता है। मूल कण कौन कौन से होते हैं बता रहे, इलेक्ट्रॉन, कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन। तो कोई भी
पदार्थ तीन मूल, यानी कोई पदार्थ मिलकर बना होगा तो इन मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लाइन ज्यादा तो नहीं आ रही, लाइन ज्यादा हो गई, लाइनिंग आ रही हुई थोड़ी है, ठीक कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर एक बात करें, हमारे पास परमाणु है, यह क्या है, यह परमाणु है। वीडियो सही चल रहा है, हालांकि लाइनिंग से आ रही है, सब कोई बात दिखाई दे रहा है एकदम, चलो ठीक। तो परमाणु है, क्योंकि परमाणु है और परमाणु बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं है तो पढ़ोगे आप। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जो प्रयोग किया गया था सोने की पतली चादर पर किया गया था प्रयोग, अल्फा कणों को अल्फा कणों बमबारी की गई थी, तब निष्कर्ष निकला था कि जो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर अर्थात नाभिक होता है। बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। बहुत से अल्फा कण हुए थे, बहुत से अल्फा कण विभिन्न, इनकी कुछ तो सीधे चले गए, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा कण जो कैसा होता है, धनावेशित होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और हुआ क्या, कुछ अल्फा कण तो सीधे चले गए, लेकिन कुछ अल्फा कण इसकी ओर आए और विक्षेपित हो गए विभिन्न कोणों पर, विक्षेपित हो गए विभिन्न कोणों पर। यहां से रदरफोर्ड ने एक निष्कर्ष निकाला था, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। यहां से रदरफोर्ड ने एक निष्कर्ष निकाला था कि निष्कर्ष क्या था कि अगर कोई वस्तु प्रतिकर्षित हुई है तो इसका तात्पर्य है कि सामने वाला भी उसी आवेश का है। अगर यह धनावेशित है अल्फा कण तो नाभिक भी धनावेशित है, अगर नेगेटिव होता तो आकर्षित हो जाता, आकर्षित हुआ नहीं, ये इसकी ओर आ रहा था और प्रतिकर्षित हो गया, अर्थात बहुत से यानी कि बहुत से अल्फा कण विभिन्न कोणों पर मुड़ गए। लगभग एक बताई जाती है कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण हुआ जो सीधा 180 से पीछे की ओर चला गया, विक्षेपित हो गया पीछे की ओर। तो अब इस बात को तो हम आगे समझने नहीं चाहते, हम केवल नाभिक की बात की थी हमने, तो नाभिक समझाते हैं। क्योंकि नाभिक है तो नाभिक में जो होते क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लाइन और ज्यादा नहीं हुई, लाइन ज्यादा है रही है, देखिए ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि नाभिक के बाहर बच्चों क्या होती हैं, नाभिक के बाहर होती हैं कक्षाएं, नाभिक के बाहर क्या है, नाभिक के बाहर कक्षाएं। अगर हम चाहे तो इस बात को केवल 2 लाइन खत्म कर देते हैं, लेकिन हमारा प्रयास अभी तक नहीं रहा, तो अब क्या रहेगा, मेरा प्रयास रहता हमेशा कि बच्चा कुछ सीख के जाए, कुछ नया सीख के जाए। दुनिया पढ़ा रहा है, दुनिया पढ़ाता है इस तरीके से, सीधी इतनी बात पे क्या मतलब। समझो कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन कौन से हैं वो इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो आओ पढ़ाते हैं, सब सही चल रहा है एकदम। तो अब नाभिक के बाहर कक्षाएं हैं, क्या है नाभिक बाहर कक्षाएं, और इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा बता दे रहे, 2n², जो इसके बाहर नाभिक के बाहर कक्षाएं KLMN होती हैं, इनकी 2n² निकालोगे। हमने कहा n बराबर 2, n बराबर 2, तो रखो n बराबर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दूसरी में कितने हो जाएंगे 8, ये हमने कहा पहली करो, तो n बराबर 1, रखो n बराबर 1, तो पहली में 2, रखो n बराबर 2, दूसरी में 8, रखो n बराबर 3, तीसरी में 18, तो 2 8 18 32, 2 8 18 ऐसे क्रम लगातार चलता रहता है। हमने कहा पांचवी में तो n², n का 5 का वर्ग 25 दूनी 50, 5 में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 50 हो गए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, तो पहली में 2, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी में 18, 2 सही दिखाइए एकदम, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे क्रम लगातार बढ़ता है। होता क्या है कि इस नाभिक में जो अब तक प्रोटॉन होता है कैसा, धनावेशित, दिखाई दे रहा है यहाँ पर धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित,
न्यूट्रॉन होता है उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। ये कंडीशन है। अब एक बात सुनना आप लोग, बात सुनना क्या कि जो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो अब होता क्या है? प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं है। तो अब खुद दिमाग लगाओ कि नाभिक के अंदर, उस नाभिक अपने अंदर, एक बात और यहां से, जो आपका परमाणु है, परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु कैसा है? वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? वैद्युत उदासीन। अब हाल आपसे हम बात करके आए थे कि वस्तुओं का उदासीन होना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में क्या होना? बराबर होना। क्या होना? आपस में बराबर होना। क्या दूसरी चल रही? एकदम एकदम सही है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होना। तो इस बात को कहा गया कि इस परमाणु का समस्त धनावेशित, इस परमाणु का समस्त धनावेशित भाग जो है कहां पर है? इस परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में अर्थात नाभिक में। कहां पर है भाई? वह नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं। अब होता क्या है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों हैं। देखो, अगर हम कमेंट पे लिखते रहे तो ऐसे तो समस्या ज्यादा हो जाएगी। तुम्हारा मकसद पढ़ाने का रहेगा, तो डाउट होगा आप कमेंट से लिख बता सकते हैं हमें, तो वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। केवल आप शांति में वीडियो देखिएगा, बिल्कुल शांत रहेंगे। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आपको 1% डाउट नहीं होगा, 1%। तो नाभिक में क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित। अब एक बात सुनो, क्योंकि हम जानते हैं कि सजाती आप यानी कि प्लस प्लस क्या कर दूसरे को प्रतिकर्षित, और प्लस माइनस आकर्षित, माइनस प्लस आकर्षित, माइनस माइनस प्रतिकर्षित, यानी कि सजाती आवेश, सजाती आवेश प्रतिकर्षित यानी एक जैसे आवेश, और विजातीय अलग अलग प्रतिकर्षित। अब बात सुनो, प्रोटॉन है धनावेशित है। अब एक बात सुनो, जो प्रोटॉन अगर इस नाभिक के अंदर, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन है रखे हुए हैं, या प्रोटॉन प्रोटॉनों को बांधे रखा है, कौन रखा है? ये नाभिक। यानी कि नाभिक के पास इतना प्रबल नाभिकीय बल है। पूछा जाता है सबसे अधिक लगने वाला बल इस संसार में कौन है, तो वो कौन सा होता है? नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो अब परास भी कितनी होती है? तो परमाणु त्रिज्या जानते कितनी होती है? 10 की पावर माइनस की 15 मीटर, सॉरी माइनस की 10 मीटर परमाणु की त्रिज्या। और नाभिक की होती, नाभिक की होती 10 की माइनस की 15 मीटर। तो परमाणु त्रिज्या होती है माइनस की 15 और नाभिक की होती है 10 की माइनस की 15। परमाणु कितनी होती है? 10 की पावर माइनस की 10 मीटर, और नाभिक कितनी होती है? 10 की माइनस की 15 मीटर। आरी बात समझे? दिक्कत नहीं है। तो यार इतनी सी कम दूरी में ये जो नाभिक है, ये नाभिक समस्त प्रोटॉनों पर बल लगा रहा है। और हम इस बात को बता रहे हैं कि क्या कारण है, जो है सब क्रियाकलाप चल रही है। यहां से निष्कर्ष हमें इतना निकालना है कि क्या कारण है कि स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन का ही होता है, प्रोटॉन का क्यों नहीं होता है, इस बात को बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अब प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं, अतः प्रोटॉनों को गति करना कैसा है? असंभव है। इस बात नोट कर लेना, स्टार लेना कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन यानी प्रोटॉन पर बल लग रहा है, वो नाभिक कैसा? अत्यधिक बल है। कैसा है? अत्यधिक बल है। तो यहां से आप कह सकते हैं आप ठीक है,
हाँ तैयार है एकदम वीडियो, थोड़ी प्यास पानी दूंगे। अरे वो चलने दो मेरे बच्चों, लगातार लोगों को 7:30 बज रहे, टाइम कितना हो रहा, दिन भर पढ़ाया हमने, कॉपी आप लोगों में लगे हुए हैं, कितना तो खरीद दिया करो कम से कम। एकदम गला सूख गया। तो ये जो प्रोटॉन है नाभिक के अंदर बंधा हुआ है, प्रोनाभिक के बल द्वारा बंधा होता है, इस कारण प्रोटॉन गति करना कैसा है, असंभव है। एक तो रीजन जो हो गया, तो यहां लिख देना प्रोटॉन नाभिक के अंदर प्रबल, तो लिख तो हम दे रहे, आपकी स्क्रीन आ चुकी होगी, देखो स्क्रीन देखो आ चुकी होगी, यहाँ समय खराब नहीं करना चाहते हैं। तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर प्रबल नाभिक के बल द्वारा बंधा होता है, इस कारण प्रोटॉन गति करना कैसा है, असंभव। अगर हम बात करें एक और रीजन क्या है, अब हम जानते हैं जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 गुणा अर्थात 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। ये मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तुलना की जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितना होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन दिखाई दे रहा है यहां तक, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। बताओ, जो मास ऑफ प्रोटॉन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गुना होता है, 1837 गुना होता है। यानी इतना प्रोटॉन भारी है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना अधिक है कि प्रोटॉन गति करना असंभव ही है। और इस नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन कहलाते क्या, वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संबद्ध इलेक्ट्रॉन। तो आपने दो रीजन समझ लिए यहां पर। अब यहां समझो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार से बटा हुआ है। इलेक्ट्रॉन की बात हमने की नहीं, अभी तो केवल हम नाभिक की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन एक होता है आपका संबद्ध इलेक्ट्रॉन, एक आपका होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। संबद्ध और मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर हम संबद्ध इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहर, इस नाभिक के बाहर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। होता क्या है, इस नाभिक के बाहर जैसे ही कक्षाओं का क्रम बढ़ता जा रहा है, नाभिक के बाहर क्रम बढ़ता है, तो नाभिक के बाहर कक्षाओं का क्रम बढ़ता जाता है। तो होता क्या है, तो नाभिकीय आकर्षण बल होता है, नाभिकीय आकर्षण धीरे क्या धीरे धीरे घटेगा। नाभिकीय आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों के प्रति जो आकर्षण बल है धीरे क्या धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि किसी भी पदार्थ को या किसी भी पदार्थ को बाहर से आवेश दिया गया, जैसे ही बाहर से आवेश दिया गया, अब आवेश देने की विधियां होती हैं, इसकी बात अगली वीडियो में करेंगे हम। विधियां होती है, नंबर एक होता क्या, नंबर एक होता आपका क्या, घर्षण, घर्षण हो गया, चालन और प्रेरण। कल बात की थी हमने, आवेशन की विधियां होती हैं घर्षण, चालन और प्रेरण। तो इन तीन विधियों से आप किसी भी वस्तु से आवेश को निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो जैसे ही किसी पदार्थ को बाहर से आवेश दिया गया, तो बाहर से आवेश देने पर होता क्या है कि इस नाभिक के बाहर अंतिम कक्षा, अंतिम मान लिया अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा या सेकंड लास्ट अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो क्या कहलाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब बात समझ आ रही है, संबद्ध इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं, गति कौन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जब कोई बाहर से आवेश दिया जाता है। जैसे माना जाए कि इस क्लास में बैठे, मान लिया हमारे सामने बच्चे बैठे, 50 बच्चे बैठे हुए, आप लोग कितने पढ़ रहे हो, 50 बच्चे बैठे हुए हैं लगभग, जो हमारी और यानी कि 50 बच्चों की 10 पंक्तियां हैं, 10, 20, 30 यानी कि 5 पंक्तियों में है, ठीक। तो हुआ क्या, जो हम चिल्ला रहे हैं, जो समझा रहे हैं, अब इनका जो आकर्षण बल है, हमारा जो पढ़ाई का आकर्षण बल है वो केवल 3 पंक्तियों तक जा रहा है। चौथी पंक्ति वाले बच्चे गधे टाइप के हैं, वो वार्तालाप कर रहे हैं, उस बात मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो हुआ क्या, जैसे बाहर से कोई आया, बोले कहा है पढ़ रहे हो का, बोले आओ चलो, तो क्या उठ के चला गया। अब जो उठ के चला गया वो कहलाए क्या, वही तो वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा।
बताओ, वही तो क्या कहलाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये बात हमारी रही यहाँ तक। बताओ अभी तक कोई डाउट हो, बताओ कौन से बताओ, कहाँ डाउट है बताओ। सही एकदम चल रहा, अभी तक कोई डाउट नहीं आता, कोई क्लियर। यानी कि देखा जाए तो हमने पहले बात की थी संकल्पना, जो तो वो तो पुराना बात हम कर चुके थे। आज हम बात की थी संकल्पना की। तो संकल्पना दी गई इलेक्ट्रॉन के आधार पर। बात की हमने एक परमाणु की, परमाणु वैध उदासीन होता है, वस्तु का उदासीन होना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होना। क्योंकि बात की थी हमने कि जो परमाणु पर समझ धनावेश भाग है, कहां पर है, उसके केंद्र में। और केंद्र में क्या होता है, नाभिक। नाभिक में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। प्रोटॉन पर चार्ज धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, न्यूट्रॉन उदासीन है। प्रोटॉन को बांधे रखे है, तो बल कौन सा है, नाभिकीय बल द्वारा बंधा हुआ है, इसलिए प्रोटॉन गति नहीं करता है। इसका दूसरा रीजन है, जो मास ऑफ प्रोटॉन है इस ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने गुना, 137 गुना। अगर कहा जाए कि मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो प्रोटॉन द्रव्यमान 1837 किलोग्राम है। तो इतना आलसी प्रोटॉन है, गति तुम गति करा रहे हो उससे, वो कहीं मटकेगा भी नहीं। तुम गति कराने की बात करते हो, तो कभी कोई चलने की उसमें नहीं है, तुम कह रहे गति करे, कभी गति नहीं करेगा वो, चाहे ना आवेश दे दो। समझे, तो आवेश देने से गति करता कौन, इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन होता कौन सा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बात क्लियर है, संकल्पना तैयार हो चुकी है। कोई डाउट हो, इलेक्ट्रॉन सिंबल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, सिंबल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसी कक्षाओं की क्रम बढ़ता जा रहा है, नाभिक के प्रति जो नाभिक के आकर्षण बल धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और कम हो रहा है जैसे ही बाहर से आवेश दिया गया, बाहर से आवेश जैसे ही दिया गया, वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर बाहर निकल गया। और जो इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़कर बाहर निकला है, वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो इस आधार पर हमने आज प्रयास किया था, काफी सेटअप तैयार किया, पूरा प्रयास किया आप लोगों के सामने आने का। और प्रयास की अगर अच्छा रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर बच्चों को भेजिएगा। लाइक तो पहले कर दीजिएगा, वो वीडियो शुरू हो लाइक पहले कर दो। और अब एक बार सुन, रिमाइंडर आने लगेगा होगा, रिमाइंडर आया था आपके पहले, देखा होगा आपने, रिमाइंडर आ गया होगा। इसी प्रकार से कुछ अभी जैसे वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको कल का शाम का 7:30 बजे का रिमाइंडर आ जाएगा। वहां से बेल आइकन क्लिक कर देना, जब टाइम होगा तो आपको क्लास चालू हो जाएगी। आपको शाम सुबह 7:30 बजे आपको क्लास पर डे मिलनी है, कंफर्म है। तो बात क्लियर अपनी, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है, कंफर्म थी बच्चों। आज के लिए इतने रखे हम, कल हम बात करेंगे आवेश के प्रकार की, आवेश के मात्रक की। अब इनको कुछ बात ही नहीं की, केवल इतनी बात, आवेश को प्रदर्शित करते हैं, आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू से, बस इतना समझो। कल हम आवेश की मात्रा की बात करेंगे। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।